जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं लघु पाराशरी के नवम श्लोक का भावार्थ आपके समक्ष रखा था कि नवम श्लोक में अष्टमेश के संबंधी विचार दिए गए थे। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे दशम एवं एकादश श्लोक की आज हम व्याख्या करेंगे। इसमें केंद्राधिपत्य दोष के विशेष नियम बताए गए हैं कि केंद्राधिपत्य दोष किन किन ग्रह को लगता है। इससे पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इसमें इन्होंने केंद्राधिपत्य दोष के बारे में विशेष रूप से बताया है। सबसे पहले तो श्लोक है, केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वेपि च तयोर् मार्गस्थान संस्थिति बुधस्तदनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्विदः नारंध्रेशत्वदोषस्तु सूर्याचंद्रमसूर भवेत्। सबसे पहले तो इन्होंने बताया है केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः। सबसे अधिक केंद्राधिपत्य दोष जिसे लगता है वो लगता है गुरु और शुक्र को। क्यों? क्योंकि गुरु और शुक्र ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। वैसे तो 4 ग्रह शुभ माने गए हैं, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। लेकिन बुध और चंद्रमा शुभ कब होते हैं? बुध यदि शुभ ग्रहों की संगति करे और चंद्रमा वर्धमान हो। वर्धमान चंद्रमा विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक मानते हैं। तो वर्धमान चंद्रमा हो और शुभ संगति में बुध हो, जब ही इन्हें शुभ मानते हैं, नहीं तो अन्यथा ये अशुभ ही रहते हैं। बुध अशुभ ग्रहों की संगति करने से अशुभ हो जाता है और क्षीण चंद्रमा होने पर, क्षीण चंद्रमा भी कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक रहता है, उस समय पे चंद्रमा भी अशुभ हो जाता है। लेकिन इन्होंने विशेष रूप से केंद्राधिपत्य दोष के बारे में बताया है गुरु और शुक्र को, क्योंकि गुरु और शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ होते हैं, इसलिए इन दोनों को ही विशेष रूप से केंद्राधिपत्य दोष बताया है। अब केंद्राधिपत्य दोष के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊं, क्योंकि इसे पिछले कुछ श्लोकों में बता दिया गया है। इसलिए 6 और 7 श्लोक में विशेष रूप से केंद्राधिपत्य के दोष आदि के बारे में बताया गया है। उसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे जो विशेष रूप से 4 बातें बताई गई हैं। सबसे पहले केंद्राधिपत्य दोष, उसके बाद में मारकत्व बुध और चंद्र के बारे में, फिर रंध्रेशत्व यानी अष्टम भाव में सूर्य और चंद्र की स्थिति। अब यहाँ पे केंद्राधिपत्य दोष के बारे में केवल मैं इतना ही बताऊंगा कि केंद्राधिपत्य दोष सबसे अधिक शुक्र और गुरु को लगता है, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। केंद्र के बारे में बताया गया है, केंद्र का नियम है कि यदि पापी ग्रह की केंद्र में राशि पड़ जाती है तो वह अपने पापत्व को छोड़ देता है, और यदि शुभ ग्रह की राशि पड़ जाती है तो अपने शुभत्व को छोड़ देता है। इस प्रकार से वह अपने सम फल को देता है। इसीलिए पापी ग्रह की राशि को केंद्र में विशेष रूप से अधिक बलवान माना गया है। इसीलिए गुरु और शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ हैं, और वह केंद्र स्थान में उनकी राशि पड़ने से वह अपने शुभ फल को देने की शक्ति खो बैठते हैं। इसलिए केंद्राधिपत्य दोष सबसे अधिक गुरु और शुक्र को बताया गया है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति है, मारकत्वेपि च तयोर् मार्गस्थान संस्थिति। मारकत्व का निर्णय। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि केंद्र स्थानों में जो इन्होंने गणना की है वो चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को ही यहाँ पर लिया गया है।
क्योंकि लग्न केंद्र में भी आती है और लग्न त्रिकोण में भी आती है। लग्न परम शुभ होती है, इसलिए यहाँ पे केंद्राधिपत्य दोष में केंद्र में केवल चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को ही ग्रहण किया गया है। दो मारक स्थान हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव। अब केंद्र में जो सप्तम भाव आता है ये मारक स्थान में आता है। सप्तम भाव को सबसे प्रबल मारक माना गया है। अब यदि गुरु और शुक्र की राशि यदि केंद्र स्थान में, चतुर्थ भाव में और यदि दसम भाव में पड़ती है तो इन्हें इतना केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगेगा जितना कि गुरु और शुक्र की यदि सप्तम भाव में राशि पड़ जाए। क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी होने पर इन्हें केंद्राधिपत्य दोष के साथ साथ इन्हें मारकत्व दोष भी प्राप्त हो जाएगा। केंद्राधिपत्य दोष से इनकी शुभ फल देने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी सम हो जाएंगे, और मारकत्व दोष से ये पापी हो जाएंगे। इसलिए इन्हें केंद्राधिपत्य दोष के साथ साथ मारकत्व दोष भी सप्तम भाव में लगता है। अतः गुरु व शुक्र की राशि सप्तम केंद्र में प्रबल मारक हो जाएगी। गुरु और शुक्र को महान केंद्राधिपत्य और मारकत्व दोष का कारक क्यों माना है, इसका एक कारण और है। क्योंकि यदि गुरु सप्तम भाव का स्वामी होते हैं तो साथ में आप देखेंगे कि या तो वो चतुर्थ भाव के स्वामी होंगे साथ में, यानी द्वितीय केंद्रेश, या फिर दसम भाव के स्वामी होंगे। ये दो स्थितियां इनकी बनती हैं मिथुन या फिर कन्या लग्न में। तो आप देखेंगे कि जब इन्हें मारकत्व के साथ साथ केंद्राधिपत्य दोष भी लग जाता है, अब इनकी दोनों राशियां उसी में पड़ गई तो इनकी शुभ फल देने की क्षमता कम हो गई, सम हो गई, और साथ में इन्हें सप्तम भाव का स्वामी होकर मारकत्व दोष भी लग गया, इसलिए गुरु प्रबल मारक हो गए। और यदि हम दूसरी दृष्टि शुक्र के ऊपर डालें, शुक्र को क्यों प्रबल मारक माना गया है, आपकी स्क्रीन पर कुंडली दिख रही होगी, उसमें आप देख सकते हैं कि यदि शुक्र की एक राशि सप्तम भाव में पड़ेगी तो दूसरी राशि पड़ेगी जाके द्वादश भाव में, या फिर एक राशि यदि सप्तम भाव में पड़ेगी तो दूसरी द्वितीय भाव में पड़ेगी। यदि शुक्र मारकत्व प्राप्त शुक्र करते हैं सप्तम भाव में उसकी राशि पड़ने से, तो दूसरी राशि भी किसी न किसी हानि स्थान में जाके पड़ेगी, या तो दूसरे मारक स्थान में पड़ेगी या फिर वह स्थान यानी द्वादश स्थान में पड़ेगी। इसलिए शुक्र को प्रबल मारक माना गया है। गुरु और शुक्र को प्रबल मारक माना गया है, उससे कम बुध मारक होता है और उससे भी कम चंद्रमा को मारक माना गया है। तो यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं कि यदि इन चारों की गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा की यदि राशि सप्तम भाव में पड़ती है तो इन्हें केंद्राधिपत्य दोष लगेगा और मारकत्व भी प्राप्त होगा, लेकिन ये इतने ज़्यादा अशुभ नहीं होंगे। लेकिन यदि ये इनकी राशि सप्तम भाव में पड़ जाए और वे एक खुद भी सप्तम भाव में ही जाकर स्थित हो जाएं, मतलब सप्तम भाव में अर्थात सप्तम भाव के स्वामी होकर और सप्तम भाव में ही जाकर बैठ जाएं। अब आपको एक मिथुन लग्न की और एक वृश्चिक लग्न की कुंडली दिखाई दे रही होगी, जिसमें आप देखेंगे कि सप्तम भाव वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और मिथुन लग्न में गुरु सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। यदि सप्तम भाव में इनकी राशि पड़ गई, इन्हें केंद्राधिपत्य दोष लग गया और साथ में मारकत्व भी दोष प्राप्त हो गया। अब यदि ये सप्तम भाव में जाके यहाँ पर वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव में जाके शुक्र बैठ जाए तो शुक्र को प्रबल मारकत्व प्राप्त होगा। और यदि मिथुन लग्न में गुरु होते हैं सप्तम भाव के स्वामी,
मारकत्व दोष उन्हें लगेगा, केंद्राधिपत्य दोष भी लगेगा। और यदि ये साथ में जाकर सप्तम भाव में ही स्थित हो जाए तो इन्हें प्रबल मारकत्व प्राप्त हो जाएगा। यही स्थिति धनु और मीन लग्न में बुध की होती है। बुध की भी राशि सप्तम भाव में पड़ती है। यदि सप्तम भाव में बुध जाके बैठ जाए तो उन्हें भी मारकत्व दोष लगेगा। मकर लग्न में चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। यदि सप्तम भाव के स्वामी होकर चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो सबसे कम मारकत्व दोष चंद्रमा को लगता है। इसके विपरीत यदि ये सप्तम भाव के स्वामी भी है और यदि ये चतुर्थ भाव में बैठ जाए, जाके दसम भाव में बैठ जाए, तो इन्हें मारकत्व दोष नहीं लगेगा। गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा को इतने प्रबल मारकत्व दोष इन्हें नहीं लगेगा यदि ये चतुर्थ भाव और दसम भाव में जाके बैठ जाएं। वो तो सबसे प्रबल मारकत्व दोष जब भी लगता है जब ग्रह सप्तम भाव का स्वामी हो और फिर जाकर सप्तम भाव में ही स्थित हो जाए। मार्केश होकर मारक में ही स्थित होने पर ही प्रबल मारकत्व दोष लगता है। बुधस्तदनु चंद्रो भी भवेत तदनु तद्विदः नारंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्य चंद्रमशोर भवेत। इसके बारे में बुध आदि अन्य ग्रहों की व्यवस्था बताई है, सूर्य चंद्र के विशेष नियम बताए हैं। इसे हम आगे वाली वीडियो में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।